गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमपी टेट वर्ग 3 की जो काउंसलिंग के दिशा निर्देश हैं वो फिर से अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, उसकी जो ये पीडीएफ आपको दिख रही है, ये उनके दिशा निर्देश हैं जो अपडेट करके अपलोड की गई है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आपके नए नियम हैं, बीएड वालों को इसमें अप्लाई करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा, डीएड वालों को प्राथमिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। बस एक एक पॉइंट समझने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। एमपी टेट वर्ग 3 की काउंसलिंग से रिलेटेड एक भी डाउट आपके पास नहीं बचेगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा आपको कि इसकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो किस तरह से होने वाली है। इम्पोर्टेंट आपकी डेट क्या है, लिस्ट पहले आएगी या डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड किए जाएंगे, डीएड वालों को अप्लाई करने दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर डीएलएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ये सारी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे पॉइंट पर। आपकी ये जो दिशा निर्देश है किसकी है? प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर पाए गए आवेदकों के काउंसलिंग के लिए निर्देशिका ये जारी कर दी गई है। जो आपकी परीक्षा 2020 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 हुई है, ठीक है, उसके नियम क्या है, उसमें शैक्षणिक अर्हताएँ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता कौन कौन सी होगी। भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक अर्हता धारित करना अनिवार्य है प्राथमिक शिक्षक के लिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यताएं अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2020 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण हो। कहने का मतलब आपका जो स्कोर कार्ड है वो कंप्लीट होना चाहिए और उसमें क्वालिफाई होना जरूरी है। इसके बाद सेकेंड आपके पास क्या होना चाहिए? कम से कम 50% अंकों के साथ आपकी 12th यानी हायर सेकेंडरी होना चाहिए या इसके समकक्ष, और आपका प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी कि डीएलएड या आपका डीएड जो कुछ भी हो। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या होना चाहिए? आपका 50% के साथ स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए बीएड वालों के लिए क्या कहा गया है कि उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये एक शर्त है बीएड वालों के साथ। अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अगला, अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कम से कम 45% अंकों के साथ 12th होनी चाहिए आपकी, इसके समकक्ष हो सकता है, या फिर आपके पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ आपकी हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष अथवा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएलएड, एक 4 वर्ष का डिप्लोमा होता है जो आपका इंटीग्रेटेड डिग्री है। ठीक है, या तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कम से कम आपके पास 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष, या फिर शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, तब भी आप लोग वर्ग 3 की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास स्नातक उपाधि हो यानी कि ग्रेजुएशन हो, तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा डीएलएड, बीएड, डीएड और या डीएलएड जो भी हो आपके पास, अगर ये चीज़ें हैं तो भी आप लोग एमपी टेट वर्ग 3 की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए एलिजिबल है। ये हो गए आपके अर्हताएँ। अब जो कुछ छूट दी हुई है, जो आपके एससी, एसटी और ओबीसी वाले या दिव्यांग व्यक्ति है, तो जो शैक्षणिक अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।
इसके बाद दस्तावेज अपलोड करने की दिनांक 9/12/2022 को अभ्यर्थी को निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स कब से अपलोड होने वाले हैं? आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होंगे 9 दिसंबर 2022 से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना प्रारंभ हो जाएंगे। मैं बता देता हूं, उसके पहले आपकी सूची जारी की जाए 8 तारीख को, यानी 8/12 को आपकी सूची आ जाएगी जिन जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, और 9 तारीख से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक, तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया पॉइंट। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट्स छोड़ दीजिएगा, डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। इसके बाद आयु सीमा, तो आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष कर दी गई है। कहने का मतलब जो बच्चे 18 साल के हो गए थे और उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया था, उनके अच्छे मार्क्स भी हैं, अच्छी रैंक भी है, लेकिन अगर वो 21 वर्ष के नहीं हुए हैं तो वो लोग इस काउंसलिंग से बाहर कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है ना, कि उन बच्चों को बाहर कर दिया गया है। ये जो आपकी आयु है ये न्यूनतम तथा अधिकतम आयु की गणना 1/1/2022 के आधार पर काउंट की जाएगी। अगर आप लोग 1/1/2022 तक 21 साल के हो गए हैं तो आप लोग इस काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। अगर 1/1/2022 तक आप लोग 21 वर्ष के नहीं हुए हैं तो आप लोग इस काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ठीक, भाई साहब SSCGD का सिलेबस निकाल दो। अब चलिए, आयु वाली तो बात हो गई, अब चलते हैं आरक्षण पर। तो जो ओबीसी आरक्षण वाला है ना, उसका आदेश अलग से आया हुआ है, तो उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, बाकायदा उसको समझाएंगे कि ओबीसी को कितना रिजर्वेशन दिया गया है एमपी टेट वर्ग 3 में। अभी बात कर लेते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण के लिए वही चीज़ कही गई है कि जितना आपके रिक्त पदों के प्रत्येक प्रियोर SC ST एवं पिछड़ा वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग के लिए निम्नांकित क्षेत्रीय आरक्षण हैं। तो वही आपका 50% महिलाएं हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% है। और अतिथि शिक्षक के लिए एक चीज़ समझ लीजिए, जो अतिथि शिक्षक वाले हैं उनकी 25% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। तो आप अतिथि शिक्षक हैं, उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, तो आपके पास 200 दिवस पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए और कम से कम 3 सत्र होने चाहिए। 3 सत्र का मतलब 3 ईयर, जैसे 2020-21 में पढ़ाया हो, 21-22 में पढ़ाया हो और 22-23 में, ये हो गए आपके 3 सत्र, और मिनिमम 200 दिन हो गए हों तो आप लोग अतिथि शिक्षक के कोटे से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जो 25% सीटें अतिथि शिक्षकों को दी जाएंगी, अगर वो सीटें पूरी तरह से फिल नहीं होती हैं तो बाकी पात्र अभ्यर्थियों को उन सीटों में ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, यानी कि सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे आरक्षण तथा आयु संबंधी छूट के लिए आपके पास क्या है, मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको स्थानीय निवासियों के लिए ही देय है। जो परीक्षा एवं वेतन है, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018, इस नियम को संशोधित अधिसूचना दिनांक 24/12/2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा। ठीक, अब निहरताएँ क्या होंगी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं हम क्या तैयारी है इसकी। चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया, इसको और आप लोग समझ लीजिए, जो चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया है क्या। तो आपका जो आदेश क्रमांक था 28/8/2018 में संशोधन करके 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, संशोधन किए गए हैं कुछ नियम पर, जो भी संशोधन है वो मैं ऑलरेडी आपको बताता चल रहा हूँ। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के मेरिट के क्रम में पात्रता अनुसार चयन की कार्यवाही की जाएगी। अब ये बीएड वाले और डीएड वाले दोनों बच्चे अच्छे से सुन ले इस चीज़ को, कि जो डीएड वाले थे कह रहे थे कि
जो डीएड है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और बीएड वालों को ये डाउट था कि हमें लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा एमपी टेट वर्ग 3 की काउंसलिंग में। तो सबसे पहले मैं ऊपर बता चुका हूँ कि बीएड वाले आपके एमपी टेट वर्ग 3 की काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे। अब बात आई प्राथमिकता की कि प्राथमिकता दी जा रही है डीएड वालों को कि नहीं। तो आप लोग यहाँ इस समझिए, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के क्रम में पात्रता अनुसार चयन की कार्यवाही की जाएगी। यानी समझ में आ रहा है आपको कि जिसके जितने मार्क्स हैं उस हिसाब से उनका चयन किया जाएगा, ना कि डीएड और बीएड के आधार पर, ना कि डीएड को प्राथमिकता दी जाएगी। वहाँ पर डीएड और बीएड को एक समान माना गया है और उसी तरह से इनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब आगे चलते हैं। ये तो प्रोसेसिंग फीस है आपकी। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम, नियम तथा निर्देश को क्या करें, पढ़ लें। निर्देश एमपी ऑनलाइन के पोर्टल trc.mponline.gov.in पर उपलब्ध हैं। ठीक है। जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 200 है, SC ST और OBC वालों के लिए 150 है, जो कि रिफंडेबल रहेगी, नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है। चलिए, भर्ती प्रक्रिया के जो चरण हैं उन पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 15 पे भर्ती प्रक्रिया के चरण दिए हुए हैं। पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में निर्धारित दिवस सत्र में कार्य किया है, वे अपनी प्रविष्टि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि सत्यापन करते हुए अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते हैं उनसे इस चरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। यानी कि जो 17 से 24 तक की डेट है उसमें सिर्फ जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें अपने यस पर टिक करना है। जो ऑप्शन होगा कि अतिथि शिक्षक हैं या नहीं हैं तो यस पर आपको टिक करना है। इसके अलावा बाकी जो कैंडिडेट हैं उनको इस चरण में कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद देखिए क्या होने वाला है। तदुपरांत राज्य स्तर से एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगी, सबसे पहले क्या होगी, सूची जारी की जाएगी। यह सूची पश्चातवर्ती तिथियों में विहित प्रक्रिया के आधार पर संबंधितों के दस्तावेजों के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अधीन होगी। सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपकी सूची आने वाली है कि कितने बच्चों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वही बच्चे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ये सूची कब आने वाली है बता चुका हूँ, आपकी 8/12 को आपकी सूची आ जाएगी। 8/12/2022 को आपकी सूची आ जाएगी और 9/12/2022 से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये डेट आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे उन्हें निर्धारित फीस जमा कर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करने हैं। दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो बच्चे अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं तो वो इस प्रक्रिया से बाहर अपने आप हो जाएंगे। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेज का सत्यापन कराना चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। ठीक है। अगर अतिथि शिक्षक जिस जिले में आप लोग अतिथि होंगे उसी जिले में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में होगा। ठीक है। जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया, एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन आपको करना होगा कि हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे। अब अगला जो पॉइंट है वो रहेगा आपका, संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी समय पर उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को अपने क्या करना है, मूल दस्तावेज लेकर के जाना है। ठीक है। उनकी स्वप्रमाणित 3 सेट रहेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स के। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा कर लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के
प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी, यानी कि आपको वहां से ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद आपको एक पावती मिलेगी। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा, यानी कि जो आपका समय और तिथि होगी आपको उसी समय में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने पहुंचना है, वरना आप लोग अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। इसके बाद क्या होने वाला है, दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की जो है चयन सूची जारी कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पद स्थापना हेतु विकल्प चॉइस फिलिंग करनी होगी। पद स्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग दोनों की शालाएं सम्मिलित होंगी। स्कूल के आगे TWD ट्राइबल हो गया अथवा SED लिखा होगा। अभ्यर्थी दोनों विभागों की शालाओं अथवा किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकता है, किंतु संबंधित विभाग की प्रवर्गवार रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा वह विद्यालय जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं है। चॉइस फिलिंग के आधार पर अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे विकल्प अनुसार ही पदस्थापना दी जाए। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि कम से कम आप लोग न्यूनतम 50 या अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, अन्यथा मेरिट एवं जिलावार, प्रयोगवार, विभागवार रिक्तियों के क्रम में उन्हें विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पदस्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए। अब ये जो आपकी है इम्पोर्टेंट डेट है, मैं आपको बता देता हूँ। जो स्थानीय समाचार में विज्ञप्ति जारी की गई थी वो 19 अक्टूबर को की गई थी। इसके बाद जो MP ऑनलाइन पोर्टल पर रिक्तियाँ अधिनियम या निर्देशों को जो अपलोड किए गए थे वो 31 अक्टूबर को अपलोड किए गए। इसके बाद ये आपकी इम्पोर्टेंट डेट हैं, जो इनको सुनिए। अतिथि श्रेणी में आने वाले आयोजकों की जो है चिन्हांकन हेतु पंजीयन 17/11 से 24/11 तक होगी, याद रखिए। अब ये लोग MP ऑनलाइन के आधार पर जो आपकी मेरिट दस्तावेज सत्यापन हेतु आनी है, वो जो सूची आनी है वो आपकी 8/12 को अपलोड कर दी जाएगी। 9/12 से 16/12 तक आपको क्या करना है, दस्तावेज अपलोड करना है। जिला स्तर पर जो सत्यापन है वो 21/12/2022 से 1/1/2023 तक चलेंगे। ठीक, इसके बाद आपका जो सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची का जो प्रकाशन है वो जनवरी में कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन किया जाएगा जनवरी 2023 में और नियुक्ति आदेश फरवरी 2023 में जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, उपरोक्त तिथियों एवं माह अनुमानित हैं तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेंगी। उपरोक्त तिथियों माह के अनुसार विवरण का प्रकाशन MP ऑनलाइन के पोर्टल पर किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक तथा समय की सूचना उनकी पंजीकृत मोबाइल दूरभाष क्रमांक पर SMS तथा ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी स्वयं का स्टेटस इतने पर यानी कि trc.mpionline.gov.in पर चेक कर सकेंगे, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट और समय होगा वो आपको मोबाइल पर SMS के द्वारा बता दिया जाएगा या मेल ID पर आपको मेल आ जाएगा। अब एक लिस्ट देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी है। बस प्राथमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची। ठीक है, जन्म तिथि के लिए 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की अंक सूची, स्नातक अगर आपने लगाया हुआ है, आरक्षण का SC ST OBC EWS आपको ये इसके प्रमाण पत्र चाहिए डिजिटल। ठीक है, लागू होने की दशा में नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थानीय निवास, अगर आरक्षण का लाभ चाहिए तो निवास, अतिथि शिक्षक के लिए अनुभव प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का हो गया आपका प्रमाण पत्र, B.Ed D.Ed की आपकी अंक सूची हो गई। ठीक है, और आयु की छूट की संबंधी जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको चाहिए होगा। उपनाम में परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति लागू होने की दशा में। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर किसी का उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति भी आपको लगाना होगा। अगर आपका नाम और उपनाम दोनों परिवर्तित है या फिर आपका अगर उपनाम में परिवर्तन है तो एक शपथ पत्र बन जाएगा। तो ये रही संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपका वर्ग 3 की काउंसलिंग से रिलेटेड। किस तरह से आपकी काउंसलिंग होगी, कौन कौन सी डेट होंगी, पहले लिस्ट आएगी,
इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, उम्र आपकी 21 साल मिनिमम हो गई। लगभग मैंने आपको सारी डिटेल क्लियर कर दी है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट बचता है आपके पास तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो भी बीच बीच में जितने नियम ओबीसी आरक्षण पर नियम बनाए गए हैं, है ना, वैकेंसी कितनी है, डीपीआई में कितनी है, तो किस ज़िले में कितनी है, ये सारी डिटेल एक एक करके वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये रही सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।